नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। वीसी के जरिए पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आज नई शुरुआत का अवसर। उत्तराखंड मंत्री चंदन रामदास ने की एमएसएमई की समीक्षा बैठक। स्टार्टअप पॉलिसी पर की चर्चा। मैक्सिमम पैकेज के लिए अधिकारियों के साथ होगी बैठक। उत्तराखंड राज्यपाल ने उद्यान विभाग की डायरी का किया विमोचन। 3 से 5 मार्च तक राजभवन में होगा वसंतोत्सव। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी जानकारी। रुड़की में आबादी क्षेत्र में पटाखों के गोदाम में लगी आग। 3 लोगों की जलकर मौत। आधा दर्जन से अधिक लोग झुलसे। जांच के दिया आदेश। जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत निकला तीसरा लकी ड्रॉ। 1500 विजेताओं को दिए स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच। उत्तराखंड वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आयोजित कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। उन्होंने कहा कि इससे आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन बदलने लगा है। युवाओं का संदेश देते हुए कहा कि जिस सेवा में आप प्रवेश कर रहे हैं यह केवल आपके जीवन बदलने का नहीं बल्कि वह व्यापक बदलाव का माध्यम है। हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेज़ी से सभी भर्तियाँ हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मिले हैं वो आयोजित किए जाए। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। देवभूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में एमएसएमई की समीक्षा बैठक की है। एमएसएमई की समीक्षा बैठक के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लाई गई है जिसमें जमीन इन्वेस्टर की होगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इन इन्वेस्टर्स को 500 लोगों को रोजगार देना होगा। मंत्री चंदन रामदास ने स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले स्टार्टअप के लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे और अब इस राशि को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। हम इस समय लगभग एमएसएमई में जो हमारी स्टार्टअप नीति है
स्टार्टअप नीति को मैंने बता दिया कि 40 करोड़ रुपए का हमारा इस समय बजट रखा है और 200 करोड़ रुपए का हमने एक कॉर्पस फंड बना रखा है। हम तत्काल अपने उद्योगों को पैसा सुलभ कराने में सिंगल विंडो सिस्टम के हिसाब से कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने देंगे और जो भी हमारे पास इन्वेस्टर आएगा हम तत्काल उद्योग डोईवाला नगर भाजपा मंडल की पहली कार्यकारिणी बैठक भनियावाला में आयोजित की गई। बैठक में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा के साथ नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी नंदभाई के साथ तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कार्यकर्ताओं को जहां संगठन की रीति और नीति से अवगत करवाया गया, तो वहीं भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने की पर चर्चा हुई। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पदाधिकारियों से संगठन को और अधिक मजबूत बनाते हुए लोगों को जोड़ने की अपील की गई। जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जाने का निर्णय लिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उनके द्वारा जिले में और जिले के बाद अपने मंडल स्तर पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक संगठन की रीति नीति सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो कार्य हैं उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया। ये जो बैठक हो रही है ये नवनियुक्त जितने पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने नीचे तक के कार्यकर्ताओं का न केवल सम्मान करती है बल्कि उपयोग भी करती है। और जिस तरीके से ये पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, ये इन्हीं पदाधिकारियों इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज ये दुनिया की शीर्षतम पार्टी हुई है। इसलिए जो हमारे पार्टी का अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंच की जो ये परंपरा है, जो गतिविधियां हैं, अब वो सशक्त करने की दृष्टि से ये हमारे पहले जिला कार्यकारिणी हुई है। अब मंडलों की जो नए हमारे पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है। उत्तराखंड राजभवन में आगामी 3 मार्च से 5 मार्च तक वसंतोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंतोत्सव को लेकर जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने उद्यान विभाग की किसान डायरी का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि इस बार वसंतोत्सव 3 दिन का रहेगा। इस बार उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पौधा टिमरू को बनाया गया है। रूफ ऑफ गार्डनिंग, बोनजाई, टेरेरियम, हनी का विशेष रूप से जोड़ा गया है। इस दौरान कार्यक्रम के 186 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसको लेकर कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में दिव्यांगों को विशेष एंट्री दी जाएगी। कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए कृषकों को भी वसंतोत्सव में टेक्निकल पॉइंट सिखाए जाएंगे। कृषकों को व्यापारी बनाए जाने के भी गुर सिखाए जाएंगे। हम 3 दिन का प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं, 3 दिवसीय है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल राजभवन के प्रांगण में 2003 से शुरू किया था। इस बार हमने जो हर बार करते हैं उससे 4 श्रेणियां और ऐड की हैं। पहला रूफटॉप गार्डनिंग, दूसरा बोनसाई। मुझे बताते हुए, आपसे साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजभवन के अंदर में जो बोनसाई गार्डन है, इसके अंदर में 600 प्रजातियां हैं। There are 600 species of bonsai। अपने आप पे अलग कला है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में खरीदारी का जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत तीसरा लकी ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें 1500 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स दिए जाने का नोटिफिकेशन भी विजेताओं को भेज दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने तीसरे लकी ड्रॉ के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा पहले लकी ड्रॉ में 3 करोड़ 79 लाख, दूसरे लकी ड्रॉ में 5 करोड़ 78 लाख और तीसरे लकी ड्रॉ में 7 करोड़ 56 लाख मूल्यों के अपलोड किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 3 कैटेगरीज में हर माह 1500 विजेताओं के नामों की घोषणा होती है। आपको मालूम हो कि जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत कुल 10 करोड़ के इनाम लकी ड्रॉ के माध्यम से निकलने हैं।
इसी प्रकार से करेंगे और मार्च के बाद दीपावली में एक मेगा जो ड्रॉ है वो निकालेंगे और उस बीच में हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपलोड करें। कौन उसमें भाग्यशाली होगा जिसको वो लकी ड्रॉ में वो पुरस्कृत होगा। और मैं जैसे कहा कि पहले से बढ़ रही है संख्या और आपने खुद ने भी कहा कि ये अच्छे तरह से लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। दल भर्ती घोटाला, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इस दौरान दल के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज किया तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आज उत्तराखंड क्रांति दल का समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें महामहिम प्रधानमंत्री को हम यहाँ पे ज्ञापन प्रेषित करेंगे उप जिलाधिकारी के माध्यम से। हमारी मांगे हैं कि जैसी अंकिता हत्याकांड और जो भर्ती घोटाले उनकी सीबीआई जांच करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस तरीके से महंगाई, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न मुद्दों में आज उत्तराखंड त्रस्त है, उस बारे में हम यहाँ पे प्रधानमंत्री को सूचित करेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लगातार इसमें धरना प्रदर्शन और अपने ज्ञापनों के माध्यम से और अनशन, कार्मिक अनशन जो भी होगा, हम इसमें लगातार संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एसटीएफ द्वारा यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2020-21 पेपर लीक मामले में 44वीं गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम रुपेंद्र कुमार जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि 25,000 का इनामी अपराधी है। पेपर होने से पूर्व अभियुक्त रुपेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त सादिक मूसा को आरएमएस सॉल्यूशन के कर्मचारी से मिलाया गया था। वहीं कसान से लीक आउट पेपर लेकर सादिक मूसा को दिया गया था, जिसके एवज में रुपेंद्र कुमार जायसवाल को 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होनी थी। ये रुपेंद्र जायसवाल है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ में था। जो 5 दिसंबर 2021 में जो वीडियो VPDO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें RMS सॉल्यूशन जो कि पेपर को प्रिंट करते हैं कंपनी, उसके ओनर जो राजेश चौहान है, जो अभी मुख्य अभियुक्त हैं हमारे और जेल में अभी निरुद्ध हैं, तो उन्हीं के कोई जो कंपनी का व्यक्ति है, कोई कसान और सादिक मूसा, जो इसको जानता है, सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर। तो ये इसकी भूमिका थी मुख्य रूप से। और अभी जो है इसके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी तब से ही, और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। और अभी कल जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से।
ओबीसी विभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईआईटी रुड़की गेट के बाहर कैंडल जलाकर विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि देश भर के आईआईटी शिक्षण संस्थान से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि आईआईटी के निदेशक, प्रोफेसर और मैनेजमेंट के कारण 124 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और हजारों छात्र प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उनका कहना है कि सभी का जीवन एक समान हो और एक कानून का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं भाजपा की शिक्षा विरोधी नीति और जातिगत भेदभाव का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। वहीं ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है, हम सभी पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। कि देश के जो आईआईटी संस्थान है जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 124 छात्रों ने आईआईटी प्रशासन के दबाव में और जो भेदभाव, उनका जातिगत भेदभाव देखने को मिला है, उस कारण से आत्महत्याएं की हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। यदि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत है तो बाकी जो सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की हालत होगी। आज हम सरकार के सामने बार बार इस सवाल को उठाते रहे, लोकसभा से लेकर हर जगह पर, लेकिन सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस के सभी जो हमारे साथी हैं आईआईटी के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यदि छात्रों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होगा तो निश्चित रूप से इसको और अधिक मामले को उठाकर और अधिक प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इटावा थाना उसरहार क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 128 पर बेकाबू कार ने 2 मजदूरों को कुचल दिया। दोनों को नाजुक हालात में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया है। गुस्साए मजदूरों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया, जिससे बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी हो गई। क्षतिग्रस्त गाड़ी को चैकी कुदरेल पर भेज दिया गया। आवागमन सुचारू रूप से कराया गया है। पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि थाना उसरहार क्षेत्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिनको सैफई पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। आज सुबह 10 बजे उसरहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव से कोई अमेज गाड़ी आ रही थी, जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। चालक के नींद आने की वजह से, जैसी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जहां 2 मजदूर काम कर रहे थे जो चोटिल हो गए और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया। कोई इस तरह की लाइन ऑर्डर की फिलहाल समस्या नहीं है। शेष जानकारी और जाँच की जा रही है। जो भी जानकारी आगे प्राप्त हुई उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखों के एक बड़े कारोबारी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं और भी कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के संदर्भ में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। एसएसपी सिंह ने बताया कि घटना के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी कुछ लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। वहीं उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के अधिकारियों को पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाए जाने की बात भी कही है। देखिए, ये एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था, जो गरीब बस्ती में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी हमने सीएफओ से जानकारी करी कि इसमें कोई एनओसी या परमिशन हो, तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है किन कारणों से हुई है, उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ बीडीएस टीम को भी बुला लिया, जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेंगे किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। और हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, इस पर पूरे जो पुराना जो इशू रहे हैं इसमें यहाँ पर वो प्लस आज की घटना, इस सारी चीज़ों को एक लाइन की कड़ी में ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। कितने लोग अंदर मौजूद? 4 लोग का मुझे कंफर्म किया है कैजुअलिटी का, एक सीरियस इंजर्ड बताया है। तो नेचुरल सी बात है, इतने लोग रहे होंगे तभी इतनी कैजुअलिटी हुई है। अब वो बच्चे काम करने वाले थे या किन कारणों से यहाँ पर आए थे या अन्य लोग जो लोग थे, ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच सड़क में दिख रहे इस गड्ढे को 20 फीट से भी ज्यादा गहरा बताया जा रहा है। गड्ढा बढ़ने से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ के आलाधिकारियों की टीम में वर्कर मौके पर पहुंचे और इस गड्ढे को भरने का काम जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि यह होल 20 से 30 फीट गहरा है और इसमें पत्थर फेंकने पर पता नहीं लग रहा कि कहां गया। फिलहाल बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के बीच सड़क पर बने गड्ढे से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात करना चाहें तो
उस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीबन 20 फीट से अधिक का गहरा खड्डा इस वक्त बना हुआ है, जिस कारण जो यहाँ पर वाहन आवाजाही कर रहे हैं उन्हें भारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और आइए मैं इनसे बात करना चाहता हूँ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। पहले सर, जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, ये क्या मामला है सर, क्या कहेंगे सर इस विषय में? मामला तो क्या है साहब, कम से कम 16-17 महीनों से तो ये धसाव हो ही रहा है। शुरू धसाव जो हुआ था ये छावनी बाजार का एरिया है, यहीं से हुआ था, और इसके बाद तो फिर और जगह भी हुआ, तो तब जाके जा रहा है ये हाईलाइट ज़्यादा मामला हुआ है। अब ये समक्ष आपके सामने है, ये कम से कम हमने सुबह इसको नापा था तो 20-30 फुट कम से कम ये गहरा रोड के अंदर गड्ढा बन चुका है। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें लोडेड गाड़ियाँ जा रही है, भारी भरकम, मुश्किल से ये 1-8 घंटे के लिए ही बंद होती होगी ये रोड। और इसमें तो बहुत बड़ा ये खतरा बना हुआ है, इसमें कोई बच्चा समा सकता है या कोई गाड़ियाँ समा सकती है, किसी का ध्यान भटक गया तो कोई मोटरसाइकिल वाले, कोई बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती है। आइए दूसरे स्थानीय से बात करें। तो सर क्या मामला है? जैसे कि आपको पता है जोशीमठ का हालात इस समय देश विदेश में सब में चर्चा में है, और जोशीमठ में एक भयंकर आपदा से जोशीमठ जूझ रहा है। तो हमारा ये है कि देखो, आज सुबह जब हमने ये देखा ये बहुत गहरा गड्ढा है 20 मीटर का, तो हमने लोगों को सूचित किया है। देखो प्रशासन वाले भी आने वाले हुए हैं, लेकिन हमारा बस यही है सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बारे में संज्ञान ले और जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। एक स्थानीय और हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करें। सर पहले तो जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। किस तरह का मामला देखते हैं? और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो हमने सुबह सरिया से इसको नापा था, तकरीबन 20-25 फीट सरिया अंदर गई थी। और यही नहीं, एक गड्ढा जो आगे में भी है यहाँ पे, उसको भी आप देख सकते हैं। और प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक है? अभी ये बिगर बरसात बिगर उसके ये हाल है। अगर बरसात होगी तो क्या हाल होगी? ये छावनी बाजार पूरे गड्ढे, एक आगे में भी, वो भी 12 फीट गड्ढा है यहाँ पे। ये यहाँ पे तकरीबन 20 फीट 25 फीट सरिया डाला हमने सुबह। इसका ये हालत है। यहाँ पे देखो ये मोड़ है, ये मोड़ है। कोई भी स्कूटर वाला या गाड़ी वाला अगर स्पीड में आता तो उसको नुकसान, किसी के बच्चे इस गड्ढे में गिर सकते हैं। अब आप लगा लो कि गाड़ी की हाइट तकरीबन 10 फीट होती है, ये तो 25 फीट गड्ढा है, क्या हालत होगी। और जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में ये भूदसाव के मामले आ रहे हैं, अभी भी शांत माहौल नहीं दिखाई दे रहा, लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। ये देखिए